एवरीवन, तो आज हम जो है करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। देखो, कांग्रेस सिस्टम था। अब कांग्रेस सिस्टम क्या था कि जो है, देखो तो कांग्रेस सिस्टम क्या था एक्चुअली, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसी समय जो है वो कांग्रेस के लीडर थे उस समय। उसके बाद जो है जैसे 1952 से 1964 तक जो है जवाहरलाल नेहरू 1964 को जो है उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो मतलब 1964 तक जो लीडर रहते हैं कांग्रेस के, वो जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है चैलेंजेस टू, मतलब चैलेंजेस और जो है वापस रिस्टोरेशन जो कांग्रेस सिस्टम का होता है वो किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो 1967 तक जो है कांग्रेस का डोमिनेशन रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1967 से 1967 से 1971 जो है कांग्रेस चैलेंजेस फेस करती है कांग्रेस द्वारा, और जो है 1977 के अंदर वहाँ फिर रीस्टोर करने लग जाती है। तो अब जो है क्या क्या चैलेंजेस थे, किन किन तरह से जो कांग्रेस है उसने अपना रिस्टोरेशन किया। ठीक है, उन चैलेंजेस को कैसे उनसे जो है उभरे, तो उसका हम जो है कहेंगे, उसको हम देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है एक जो न्यूज़पेपर है, इसमें लिख रखा है हिंदुस्तान टाइम्स, प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज डेड। प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू है उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो चैप्टर 2 था हमारा, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो है एक्चुअली कांग्रेस के बारे में ही था चैप्टर 2। ठीक है, तो उसी से कनेक्टेड अगर वो बहुत अच्छे से आपको पता है, तो यहाँ पर जो चैलेंजेस अब हमने देख लिया कि यहाँ तक जो है 1964 तक जवाहरलाल नेहरू रहते हैं लीडर। उसके बाद में जो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। ठीक है, यहाँ पर जो टॉप जो हम कह सकते हैं टाइटल दे रखा है हमें, चैलेंजेस टू सॉरी चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। अब चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन क्या क्या होता है कि मतलब चैलेंजेस है यहाँ पर पॉलिटिकल सक्सेशन जो भी चला आ रहा है। अब जवाहरलाल नेहरू है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास अवे इन 1964 में, 1964 तक रहते हैं वो। उसके बाद ही हेड पॉलिटिकल सक्सेशन, मतलब अगला जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगा। ठीक है, मतलब अब रूल कौन संभालेगा। ठीक है, कांग्रेस से जो लीडर है वो कौन बनेगा, नेक्स्ट कौन होगा, क्या होगा। तो वो सभी यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है कि चैलेंज होते हैं एक्चुअली जो पॉलिटिकल सक्सेसर है। सक्सेसर मतलब एक जो आदमी उसका सक्सेसर अगला कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, तो इसको हम कह सकते हैं। He had been unwell for more than a year. He had generated a lot of speculation about the usual question of success. अब जो है वो क्वेश्चन छोड़ के गए कि अब जो है आफ्टर नेहरू, अब जो हमें क्वेश्चन दिखते हैं कि आफ्टर नेहरू हु, यहाँ पे लिख रखा हु, अब कौन आफ्टर नेहरू हु मतलब कौन। और बट इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया दिस सिचुएशन gave rise of a more serious question आफ्टर नेहरू what। अब हु तो चलो ठीक है, हमने किसी भी तरह चुन लिया, लेकिन अब जो है आफ्टर नेहरू, जिस तरह जो है नेहरू जी ने कांग्रेस में रहते हुए उनको संभाला, या फिर जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो इस तरह क्या हुआ, देखिए जो अब जैसे अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले की बात, ठीक है 1947 के पहले की बात करें, तो उस समय भी लीडर जो है जो कांग्रेस पार्टी है उसके लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अब जो बात आती है ना कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू को ही क्यों बनाया गांधी ने, एज वेल एज जो वल्लभ भाई पटेल है उनको भी बना सकते थे, लेकिन क्या था कि अब लीडर में जो है कांग्रेस का लीडर वो थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यदि उनको नहीं बनाते तो कांग्रेस जो है एक्चुअली बिखर जाती। वही एक उस समय भी जो पार्टी थी जो कि सबसे ज़्यादा
जो हम कह सकते हैं लीड, जो जिनका सब पर विश्वास था, ठीक है, कांग्रेस पार्टी पर। तो अब जो है आफ्टर नेहरू, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि आफ्टर नेहरू हु, कौन और क्या होगा, ठीक है, आफ्टर नेहरू व्हाट एंड हु। तो अब जो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि द सेकंड क्वेश्चन arose after serious doubts that many outsiders had about India's democratic experiment will survive after नेहरू। क्या जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, डेमोक्रेटिक एक तरह से किस प्रकार जो डेमोक्रेसी को नींव रखी गई, उसके बाद जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो इंडिया बनी, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद भी। It was feared that like so many other newly independent countries, India too would not be able to manage a democratic succession. A failure to do so, it was feared, could lead a political role for many or for the army. अब जो है ये फियर था, कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था कि आर्मी के लिए ये सब करना, मतलब ये है कि देश के लिए जो सुरक्षा है, या फिर अंदर जो है पॉलिटिकल लीडर कौन होगा आर्मी के लिए, बॉर्डर के लिए सिक्योरिटी, पूरे देश के लिए जो है क्या जो है क्या फेलियर आएंगी, क्या उसके अंदर होगा, तो वो सब था। तो देर वर डाउट्स इफ द न्यू लीडरशिप वुड बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल क्राइसिस। जो नया लीडर है वो अगर हैंडल कर लेता है मल्टीपल क्राइसिस को, दैट अवेटेड सॉल्यूशन, तब तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगी कि हाँ ये ठीक है, चलो हमने इसको लीडर बना दिया कि हाँ तब इसके अंदर ये इतना पोटेंशियल है कि ये हैंडल कर ले। तो द 1960 वॉज लेबल्ड एज ए डेंजरस डिकेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जो यहाँ पे 1960 है उसको क्या माना गया है एज ए डेंजरस डिकेड, ठीक है। डेंजरस डिकेड 1960s क्यों माना गया है, देखो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि 1960 आते आते जो है 1960 को एक तो 62 को चाइना के साथ वॉर हो जाता है, ठीक है, इंडिया और चाइना के साथ, ठीक है, वॉर हो जाता है। वही 1954 के अंदर वैसे हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन 1962 के अंदर जो एक फेस करना पड़ता है 1962 के अंदर क्या वॉर विद चाइना, ठीक है। तो वो जो है वो तो एक्चुअली हमारी ही गलती थी कि जो चाइना है हमने उनको समझ बैठा था कि हमारे दोस्त है, तो मतलब बॉर्डर जो सिक्योरिटी थी उसमें हमने इतना सिक्योरिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया था कि हाँ हम सेफ है, क्योंकि हमने चाइना का जो एक्चुअली जो वीटो पावर हमारे पास थी वो भी आज चाइना के पास है, ठीक है। तो ये हम जो है एक्चुअली में कनेक्ट करवा रहा हूँ आप सभी को कि पिछले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ के आए हैं और जो अभी है कैसे हमने चैलेंजेस फेस किए नेहरू के टाइम पर इंडिया ने। तो अब जो 1962 हो गया, चाइना के साथ वॉर हो गया। अब 1965 के अंदर जो है एक वॉर देखने को मिलता है, किसके साथ, तो वो जो है वो हमें जो वॉर देखने को मिलता है पाकिस्तान और इंडिया। अब जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान ने जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर, वहाँ पर हमला कर दिया, ठीक है। तो 1962 हो गया, फिर 1965 हो गया। तो इस तरह जो है इसे डेंजरस डिकेड भी यहाँ पे कहा जाता है, ओके। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, तो when unresolved problem like poverty, inequality, communal and regional division etc, ठीक है, could lead to failure of democratic projects or even the disintegration of the country, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बताया गया है कि अनरिजॉल्व प्रॉब्लम जो है, अनरिजॉल्व जो अभी तक सॉल्व नहीं हो रही है, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन हो गया, ठीक है। पार्टीशन के दौर में हमने देखा था पॉवर्टी जो है इंडिया के अंदर उस समय थी, ठीक है। तो इनइक्वलिटी थी कि समानता का कोई वो नहीं था उतना, तो कुड लीड टू फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक, वो हो सकता था कि डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट जो हम डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, जो तीन हमारे सामने जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री हुई तो उसके बाद जो हमारे सामने क्या थे, जो तीन फेलियर थे एक्चुअली, ठीक है। यूनाइटेड करना, ठीक है, यूनाइटेड करना मतलब वही है इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक जो है कंट्री के अंदर लेके आना, ठीक है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना और गरीबी को जो है हटाना।
गरीबी को जो हटाना वो थर्ड चैलेंज था। वो चैलेंज था कि मतलब सभी जगह एक जो है हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट करना, उसके अंदर गरीबी जो है वो मेन इम्पोर्टेंट था कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। अब जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया को उस समय मिले थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो यहाँ पे जो है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री अब देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री ये है कि द एज विथ सक्सेशन आफ्टर नेहरू टुक प्लेस प्रूव टू अ क्रिटिकल रॉन्ग, प्रूव्ड ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग। ठीक है, तो अब ये है कि व्हेन नेहरू पास्ड अवे, नेहरू तब गुजर गए, तो के कामराज जो है उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, प्रेसिडेंट थे कौन, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट जो के कामराज थे। पार्टी कंसल्टेड पार्टी लीडर्स एंड कांग्रेस मेंबर्स, द पार्लियामेंट वाज फाउंड दैट देयर वाज a census a consensus in favor of लाल बहादुर शास्त्री। अब जो है देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर बने, उसकी भी वजह थी। ठीक है, उसकी जो वजह थी, कुछ वजह जो थी जिसके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी बने, तो वो भी इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो के कामराज जो थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के, तो जो पार्लियामेंट जो है वो भी उस जो है की फेवर के अंदर थी कि लाल बहादुर शास्त्री ही अगले जो है प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री ही अगले प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक्चुअली वो बने भी। ठीक है, तो इसके बाद ठीक है, तो अब जो शास्त्री जी है वो यहाँ पे जो लिख रखा है कि शास्त्री वाज नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर फ्रॉम द यूपी, उत्तर प्रदेश, हु हैड बीन ए मिनिस्टर ऑफ नेहरूज कैबिनेट। अब देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि वो नेहरू की कैबिनेट जो मिनिस्टर है वो रह चुके हैं। ठीक है, नेहरू की जो कैबिनेट थी उसके मिनिस्टर रह चुके हैं, तो एक्चुअली उनको जो एक्सपीरियंस है कि कैसे एक देश को संभाला जाए या पॉलिटिक्स के अंदर, वहाँ से उनका इंटरेस्ट जो हम देख सकते हैं कि वहाँ से जो है उनको कुछ एक्सपीरियंस गेन हुआ फॉर मैनी ईयर्स, कुछ सालों के लिए जो है वो रहे कैबिनेट। नेहरू हैड कम टू डिपेंड्स अ लॉट ऑन हिम इन द लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद जो है ही वॉज नॉन फ्रॉम हिज सिंप्लिसिटी। वो अपनी जो है सिंप्लिसिटी और उस उनको जो है कमिटमेंट, मतलब ये है कि देखो, एक बार जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। ठीक है, ठीक है, तो वो जो है अपने जो कमिटमेंट एक बार उन्होंने कर दी, तो फिर वो जो है एक कहते हैं ना कि अपने आप की भी नहीं सुनते थे। ठीक है, तो जो है एक्चुअली उनको जो शुरू से ही वो गांधी जी के जो मूवमेंट्स है, स्टार्टिंग में उनको अगर हम देखें, उनकी जो शुरुआत की लाइफ हम देखें, तो गांधी जी के जो मूवमेंट्स थे उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, जो उनकी माँ थी वो कहती थी कि तुम्हें जो है पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना है, लेकिन वो जो है उनका मन था कि वो जो है एक देश के लिए कुछ करे, या फिर उनका जो है नज़रिया अलग था। ठीक है, तो उन्होंने जो एक बार कह दिया था वो उसके बाद फिर वो जो उनके मन में है वही करते थे। तो कमिटमेंट को जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं टू प्रिंसिपल, जो भी वो कहते थे। अर्लियर ही हैड रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर। अब उनके पहले की बात करें तो जो रेलवे मिनिस्टर ने जो है वहाँ पे उन्होंने पोस्ट संभाली। ठीक है, वहाँ पर संभाल तो एक्सेप्टिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट। अब देखो, मेजर रेलवे एक्सीडेंट है कि उनके जो टाइम पर जब वो थे मिनिस्टर, तो उनके टाइम पे रेलवे कुछ एक्सीडेंट हुए, तब उन्होंने ठीक है, अपने आप से कहा था कि मतलब उन्होंने खुद से ये कहा था कि भाई मेरे को रेलवे जो है मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन अब इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं जो है ये कर सकूँ, तो आप जो है किसी और को रेलवे मिनिस्टर बना दीजिए। तो मतलब इतना एक जो है कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हुए, 1-2 एक्सीडेंट हुए, तब उन्होंने कह दिया था कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो आप दूसरे को बना दीजिए। ठीक है, ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जो एक ईमानदारी का परिचय देते हुए साफ-साफ किया था ऐसा। ठीक है, तो इतने अपनी बात के पक्के थे। और तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है
हम देखते हैं उनके बारे में, ये लाल बहादुर शास्त्री जी आपको दिख रहे हैं। तो एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उन्होंने, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। लाल बहादुर शास्त्री 1904 टू 1966 तक जो है उनका वो रहा। 1904 के अंदर जो 1904 के अंदर जन्म हुआ और 1966 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई या फिर क्या हुआ, ये जो है आज भी कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, कुछ क्रिटिक्स कुछ है, मतलब यहाँ पे है कि हम कह नहीं सकते, फॉर श्योर नहीं है कि उनकी मृत्यु ही हुई थी या फिर उनको जो है मारा गया था। तो ताशकंद जो है 1965 के बाद 1966 के अंदर एक अयूब खान, ठीक है, एक जो एग्रीमेंट है वो क्या था, अयूब खान जो कि प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कहाँ गए थे, ताशकंद। ताशकंद जो जहाँ पर जगह जो आज प्रेजेंट डे कहाँ पर है, ये है उज्बेकिस्तान के अंदर। तो वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने जो ताशकंद एग्रीमेंट किया, फिर 8-9 दिनों तक वहाँ पर रहे। तो उसके बाद जो है उनको जो है शायद रात को जो है उनको जो है जहर मिलाकर उनको पिला दिया गया दूध के साथ, दूध के अंदर। तो उनके साथ एक रसोइया भी था, हम कह सकते हैं, मतलब ये जो मैंने जहाँ तक सुन रखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके साथ एक रसोइया रहता था जो परमानेंट था उनका, ठीक है, वही उनको शाम को हर रात को जो है उनकी आदत थी कि दूध पी के सोना है। तो दूध पिलाने के लिए तब वो एक दिन के लिए वहाँ पर रसोइया बदल दिया गया। अब बदल दिया गया तो उसने जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उनको जहर दिया जा सकता था, क्योंकि रसोइया बदलने का मतलब जो उनके जो थर्मस था जो भी है दूध के लिए, उसके अंदर जहर मिलाया गया होगा। तो ऐसा हम जो है एक कह सकते हैं कि मृत्यु हुई थी या फिर जहर दे के मारा गया था, तो ये फॉर श्योर नहीं है अभी तक, ठीक है। और भी यहाँ पर जो हम कहते हैं कि उनका जो है पोस्टमार्टम नहीं कराया गया बॉडी का उनकी मृत्यु के बाद। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है जो आज भी अनसुलझी है, हम कह सकते हैं आज भी जो है सुलझाया नहीं गया है कि क्या श्योरली हम कह सकते हैं उनके बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखते हैं यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Prime Minister of India participated in the freedom movement since 1930s. Minister of UP Cabinet, General Secretary of Congress, Minister of Union Cabinet from, ठीक है। तो यहाँ पर रिजाइन टेकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेलवे एक्सीडेंट, ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। और यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर के जनरल सेक्रेटरी वहाँ पर रहे, उसके तौर पर हमने वो भी देखा था। और जो फ्रीडम मूवमेंट थे 1930s के अंदर, उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ। तो ही रिजाइन टेकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेलवे एक्सीडेंट एंड लेटर 1957 to 64 फॉर द फेमस स्लोगन, जो 1957 से 1964 तक वो रहे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने एक जो फेमस स्लोगन हम कह सकते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। देखिए उस समय जो गवर्नमेंट थी वो कहती थी कि अ, उनको छोड़ो, ठीक है, किनको छोड़ो, कि जो आर्मी है इन सबको, मतलब जो जवान है, एक्चुअली कह सकते थे कि इन सब के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। गवर्नमेंट भी थी कि किसी तरह, ठीक है, पॉवर्टी हटा जाए इन सब पे, लेकिन आज तक भी पॉवर्टी हटी नहीं है, आप देखते ही है। और जो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही कहा था कि पहली बार कि जय जवान जय किसान, मतलब तो उस समय हम कह सकते हैं कि जय जवान जय किसान मतलब देश का जवान और देश का किसान, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ऐसा लाल बहादुर शास्त्री जो है उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है वो उस समय ये जो टर्म है वो उन्होंने फाइंड की थी। और उन्होंने जो है जितना भी पैसा था एक्चुअली वो सब अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाया था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी में। और वो भी जानते थे कि किसान जो है वो और देश का जवान, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए। तो इन दोनों को जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
तो उस समय जो है हम कह सकते हैं 1965 के अंदर जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान वालों ने सोचा था कि 1962 के अंदर हार गई चाइना से इंडिया, तो उस समय अब जो है उनकी फोर्सेस कमज़ोर होगी, तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि 1965 के अंदर हम वॉर कर देते हैं इंडिया के ऊपर, ताकि वहाँ इंडिया के जो कुछ एरियाज़ है उनको हम कंट्रोल में ला सके। लेकिन उनको नहीं पता था कि अब जो शास्त्री जी हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर, और कि उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर जो फोर्सेस, जो आर्मी स्ट्रॉन्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा नए प्रधानमंत्री ने अपना वो किया है। तो उस समय बहुत बुरी तरह से हार हुई थी पाकिस्तान की, ठीक है, उनको सरेंडर किया गया करवाया था, सरेंडर करना पड़ा था। उसके बाद उधर से अमेरिका जो कि पाकिस्तान की साइड था, ठीक है, आपने देखा ही था कि कोल्ड वॉर में पाकिस्तान और अमेरिका था, ठीक है। तो उस समय जो अब अमेरिका भी जानता था कि शास्त्री जी जो है बहुत ही अपने बात के पक्के हैं, तो इंडिया जो है उसके समय जो सेनाएं थी वो लाहौर ठीक वहाँ तक जा चुकी थी। तो अब जो है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जाता है अमेरिका की तरफ, बोलता है कि इनकी जो सेना है उनको रुकवाइए, नहीं तो ये तो हमारा जो है मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो है वो अपने अंडर कंट्रोल के अंदर कर लेगी, अपने कंट्रोल के अंदर कर लेगी। तो अमेरिका ने फ़ोन किया शास्त्री जी को कि आप रोक दीजिए इस अपनी सेना को। तो शास्त्री जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत किसने की थी? पाकिस्तान पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, तो मैं नहीं रोक सकता। और अमेरिका भी जानता था कि शास्त्री जी ने बोल दिया। अब जो है उस समय जो हमारे जो बहुत अच्छे मित्र थे वो थे रशिया के, तो उन्होंने अमेरिका ने रशिया के ऊपर दबाव बनाया कि आप शास्त्री जी को बोलिए और उनसे जो ये लड़ाई चल रही है इसको रुकवाइए। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने, सॉरी, जो रशिया के थे उन्होंने उनको रुकवाया, ठीक है, उन्होंने रुकवाया। तो उस समय के अंदर फिर बाद में उन्होंने रुकाया, तो शास्त्री जी ने फिर अपने फोर्सेस को फिर वापस बुलवाया। तो उसके बाद जो ताशकंद के अंदर मैंने बता दिया आपको कि एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जो है चाइना ने उस एग्रीमेंट के तहत ये लिखा था, उस पे साइन किए थे कि आज के बाद हम जो है कभी भी इंडिया के साथ फाइट नहीं करेंगे, ठीक है, लड़ाई हम नहीं करेंगे स्टार्ट, या जो भी है मतलब हम इंडिया के साथ नहीं लड़ेंगे, ठीक है। उस समय जो एक साइन हुआ था, और जितने भी इंडिया ने उनके एरिया के ऊपर कब्जे किया था वो भी उनको वापस मिल गया था। तो इस एग्रीमेंट के तहत, ताशकंद एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। तो शास्त्री वॉज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1964 टू 66। यहाँ पे है कि 64 से 66 तक शास्त्री जी जो थे वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। ड्यूरिंग शास्त्री's brief prime ministership, the country faced two major challenges while India is still covering from the देखिए इकोनॉमिक implications, क्या है इकोनॉमिक implication ऑफ वॉर विद चाइना, ये भी हुआ था उससे पहले, तो उसमें भी हमारी कंट्री को बहुत लॉस हुआ था इकोनॉमिकली। फेल्ड मॉनसून, उस समय ये समस्या थी, ड्रॉट था किन एरिया के अंदर, सीरियस फूड क्राइसिस जो है उस समय के अंदर थे। तो प्रेजेंट ग्रेव चैलेंजेस, ये चैलेंजेस थे हमारी उस समय। तो शास्त्री जी ने बोला कि ठीक है हमारे फूड क्राइसिस, उस समय जो गेहूं है वो अमेरिका से आता था। तो शास्त्री जी ने बोला कि जो गेहूं आता था ना, वो था कि उसका नाम नहीं पता, लेकिन रेड गेहूं आता था जो कि अमेरिका के जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता। ऐसा गेहूं बताओ कि उस समय जो है वो इंडिया के अंदर भेजते थे, क्योंकि उस समय पता था कि वहाँ पर फूड क्राइसिस चल रहा है इंडिया के अंदर, तो वहाँ से मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने ऐसा गेहूं भेजा। तो शास्त्री जी ने बोला कि हम बिना गेहूं खाए रहेंगे, क्योंकि फिर हम शास्त्री जी ने इनकार कर दिया कि हम अमेरिका से गेहूं नहीं लेंगे, तो इसलिए उससे होगा क्या, फिर फूड क्राइसिस बढ़ेंगे। लेकिन फिर शास्त्री जी ने बोला कि हर सोमवार को जो है माताएं बहनें जितने भी लोग हैं वो हफ्ते में एक बार ज़रूर व्रत करेंगे ताकि बच सके, ठीक है, गेहूँ जो भी है।
ये बच सके। और जो है उस समय के जो इंडिया के जितने भी देशवासी थे, मतलब देशवासियों का विश्वास शास्त्री जी पर इतना था कि वो हर बात को मानने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर द कंट्रीज फेस पाकिस्तान इन वॉर विद पाकिस्तान इन 1965। ठीक है, शास्त्री फेमस स्लोगन, शास्त्री जी का फेमस स्लोगन था जय जवान जय किसान। ठीक है, जो सिंबलाइज करता था, सिंबलाइज द कंट्रीज टू रिजॉल्व टू फेस बोथ दिस चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को उभरने के अंदर ये जो नारा था शास्त्री जी का बहुत ही काम का था। ठीक है, उस समय तो शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टरशिप came to be an abrupt on 10 January 1966 के अंदर when suddenly expired in Tashkent, then in USSR and currently the capital of Uzbekistan। ठीक है, उज्बेकिस्तान के अंदर है, कैपिटल है उसकी ताशकंद। He was there to discuss the sign and agreement with Muhammad Ayub Khan, the president of Pakistan, to end the war। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत समझ में आया होगा। हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया, लेकिन मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो जो है नहीं देखोगे, क्योंकि मैंने आपको ये लाइन टू लाइन बता दिया गया और जो इसकी बैकग्राउंड था, हिस्ट्री थी, वो भी बता दिया। तो थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।